इससे कुछ है क्या लिंक? उसको तो ऑन कर दिया है मैंने। Is it audible to you right now? Is it audible? और सर इससे थोड़ा था। साउंड तेज करें। ठीक है, इससे था। ठीक है, तो फिर से शुरू कर लें। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर राजीव सिन्हा है। मैं बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट मेदांता पटना की तरफ से आप लोग का स्वागत करता हूं। मेरे साथ जुटेंगे मेरे कॉलीग डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर नीरज कुमार और डॉक्टर अवधेश, सॉरी, डॉक्टर अभिषेक कुमार दास, जो अभी बिजी हैं ओटी में। तो हम सब लोगों का बोन एंड जॉइंट में 15, 20, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। खासकर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, ये आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड है इनका, और वेरी हार्ड वर्किंग। इनका बोन एंड ट्रॉमा और जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स सर्जरी, इनका मैच मिलना मुश्किल है। बहुत मेहनती हैं। डॉक्टर नीरज कुमार बहुत अच्छी जगह ट्रेनिंग करके आए हैं। एम्स में इनकी पढ़ाई हुई है, और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, पेल्विक सर्जरी, एक्सटर्नल फिक्सेटर, limb saving operations, sports injury, and he has various fellowships outside our country, vast experience। और मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार दास के बारे में भी बता दूं, वो कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जगह काम किया है, लगभग 15 ईयर्स यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में उनकी अच्छे इंस्टीट्यूट में उन्होंने ट्रेनिंग ली है। और स्पोर्ट्स इंजरी में भी उनका इंटरेस्ट है। अपर लिम्ब में बहुत अच्छा उनका इंटरेस्ट है। उन्होंने हमारे बिहार की रग्बी टीम, लेडीज वर्गी टीम, उनके स्पोर्ट्स इंजरी मैनेज किए हैं, एंड दे हैव गॉन बैक टू रिप्रेजेंटिंग बिहार एंड वेरी सक्सेसफुल एट इंडिया लेवल। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। आज का टॉपिक है ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो हम लोग पहले ही इस पर बात कर चुके हैं, और जिसमें हम लोगों ने सिम्टम जनरल कॉमन बात किया था। आज हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। और सब बात करने के पहले एक हमारी जो जिनकी सेवा के लिए हम लोग हैं, अपने प्रांत और देश की जनता, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होता है। जब भी आप नए डॉक्टर से मिलें या ऑपरेशन कराने जाएं, कृपया अपनी सभी दवाइयों को लेकर जाएं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ दवा डायबिटीज़ का, कुछ एपिलेप्सी, कुछ ब्लड थिनर रहता है, तो डॉक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब आते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूं। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो थोड़ा सा एनाटमी और जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। फिर हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक पर बात करेंगे, और क्वेश्चन आंसर जैसे आएगा वो हम लोग लेते चले जाएंगे। कैन वी स्टार्ट दिस स्लाइड प्लीज? तो ये नॉर्मल नी रिप्लेस, सॉरी, नॉर्मल नी ज्वाइंट बोलते हैं। आप देख सकते हैं ज्वाइंट के बीच में स्पेस है जहां नॉर्मल कार्टिलेज होता है, और ये इसमें ज्वाइंट में कोई खराबी नहीं है। अभी आप कंपैरिजन करेंगे जिनको आर्थराइटिस होता है उनका कैसा देखने में लगता है। थोड़ा सा मेंटल पिक्चर इसका बना लें आप। और कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? एक बात और नोटिस करेंगे आप, ये ऑपरेट, इसमें स्लाइड्स में लिखा हुआ है स्टैंडिंग एक्सरे। तो बिना, अगर इस एक्सरे, खासकर आर्थराइटिस के लिए अगर एक्सरे करवा रहे हैं तो खड़ा होकर एक्सरे होना बहुत जरूरी है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों घुटना के अंदर की तरफ जो इनसाइड पार्ट है वहां पर बाहर के कंपैरिजन में कोई कार्टिलेज, कोई गैप नहीं है, कोई कार्टिलेज नहीं बचा हुआ है। इसको हम लोग एडवांस ग्रेड 4 ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और इसमें घुटना का रिप्लेसमेंट के अलावा और बहुत ऑप्शंस बहुत कम है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कितने तरह का रिप्लेसमेंट संभव है, और ये सब डिपेंड करता है। हमारी एम होती है कि जो मरीज हैं उनका जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो 30 साल के हों, 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल के हों, तो उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें, ताकि वो अपनी डे टू डे लाइफ में नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें बिना दर्द का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ये यंग पर्सन है,
इनका 45 ईयर्स ऑफ एज है। इनका घुटना में सिर्फ अंदर की तरफ आर्थराइटिस था, क्योंकि इनका यंग एज है, ये 45 के आसपास। तो इनका सिर्फ अंदर का ज्वाइंट रिप्लेस किया गया है। इसको यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ये इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, और आगे चल के हो सकता है जब इनका एज 60, 65, 70 हो तो टोटल नी रिप्लेसमेंट का आगे जरूरत पड़ सकता है। तो ये एक समय बचाने का तरीका है, और ये अपना नॉर्मल लाइफ फिर बिता सकते हैं, परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और फिर एक हमारा घुटना है ना, वो 3 ज्वाइंट बना हुआ था चक्री में, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, और चक्री का रिप्लेसमेंट। तो इसमें ये लेडी हैं, इनका चक्री का आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा था, बाकी ज्वाइंट इनका प्रिजर्व था। इनका भी एज 50 से नीचे है, तो सिर्फ चक्री का रिप्लेसमेंट किया गया है ताकि ये अपने लाइफ नॉर्मल कर सकें। हो सकता है कि 15-20 ईयर्स के बाद इनको टोटल नी रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यंग पॉपुलेशन में हमारे पास ऑप्शन है कि कैसे उनका लाइफ हम लोग और एक्टिविटी हम लोग मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, जिसमें आप टोटल नी रिप्लेसमेंट देखेंगे। ये इसे कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। ना टोटल नी रिप्लेसमेंट कहने का मतलब है कि टोटल नी मतलब अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, और चक्री का रिप्लेसमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर चक्री का रिप्लेसमेंट नहीं होता है तो किसी किसी को शायद सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द हो सकता है। तो ये है जो हम लोग घुटना का रिप्लेसमेंट जानते हैं, वो ये ऑपरेशन है। टोटल नी रिप्लेसमेंट काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन है, और हम सभी लोग ये ऑपरेशन करते हैं, इसी में ट्रेनिंग हुई है हमारी, इसका लॉन्गेविटी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स साइड में चले जाते हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर किसी का कोई अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं कराए, बहुत दिन तक छोड़ दिए, तो क्या हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो किसी को अगर बहुत दिन तक या तो डर के कारण नहीं ऑपरेशन करा रहे हैं, या फिर किसी और कारण से, तो पैर का टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। पैर के टेढ़ापन आने से दिक्कत क्या होता है, लिगामेंट का बैलेंस थोड़ा अनबैलेंस होता है, और अंदर तरफ, ज्वाइंट के अंदर तरफ बोन इरोजन शुरू होता है। तो बोन इरोजन शुरू होने पर थोड़ा सर्जरी कम्प्लेक्स हो जाता है, और हम लोग को इम्प्लांट उसी के हिसाब से लगाना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप इसमें देखेंगे, कंपैरिजन अगर करेंगे पहले का ज्वाइंट रिप्लेसमेंट से, तो नीचे का जिसे हम लोग टीबिया बोन बोलते हैं, उसका इम्प्लांट का लेंथ लंबा है। तो मेंटेन करने के लिए आप ये भी देखेंगे कि पैर का सीधापन इसमें रिस्टोर हो चुका है। तो ये थोड़ा उससे कम्प्लेक्स सर्जरी हो गया, और हम चाहते हैं, मरीज को समझाने का यही कोशिश करते हैं कि आप बहुत दिन तक इंतजार नहीं करें, पैर टेढ़ा होने नहीं दें, नहीं तो ऑपरेशन कम्प्लेक्स हो जाता है और तकलीफ तो ज़्यादा होती ही है। एक और आखिरी स्लाइड इसमें हम दिखाना चाहते हैं कम्प्लेक्स सर्जरी, फिर से इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये लेडी हैं जिनका ऑपरेशन पहले हो चुका था, जैसे पहले किन्हीं का मल्टीपल ऑपरेशन हो चुका है, लिगामेंट डैमेज है उनका, और फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो फिर लंबा इम्प्लांट लगाकर सक्सेसफुली हम लोग चला सकते हैं। इसलिए जो घुटना का रिप्लेसमेंट जो है वो एक सर्जरी नहीं है, जिनकी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से ऑपरेशन करते हैं, ताकि वो अपना नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें। तो इतना आने पर अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, हमारे कलीग इंटर्न हम लोग सब कुछ बात कर लेंगे। हम लोगों ने पहले स्लाइड हटा सकते हैं, थैंक यू। तो डॉक्टर संतोष जी से हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग सिम्टम पर बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस पर आप कैसे हम लोग पब्लिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डॉक्टर एस के सिंह प्लीज। जैसा कि सर सभी लोग जानते होंगे, आर्थराइटिस लगभग 100 से ऊपर प्रकार की होती है, पर हम जिस आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं वो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। इसमें अगर हम बात करें, आर्थराइटिस गठिया भी होती है जो रोमेटॉइड हम लोग बोलते हैं। ये बहुत सारी डिपोजिशन से होती हैं, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो गया, बहुत सारी हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, बहुत सारी आर्थराइटिस हैं जो हम लोग उनको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। पर जो हम बात कर रहे हैं आज के दिन में जो आर्थराइटिस की, वो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। जैसा आपने स्लाइड में भी दिखाया, उसमें इनिशियली इनर साइड में पेन होता है, घुटने के अंदर की तरफ पेशेंट बोलता है मुझे पेन हो रहा है, और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इनिशियल स्टेज में हम लोग उसको रेडियोलॉजी अगर नॉर्मल है और पेन इनर जॉइंट में या फिर आगे की तरफ जो लेडीज वगैरह सैंडल वैंडल यंग लड़कियों में
काफ़ी हाई हील रेज करती हैं सैंडल्स, उनको एंटीरियर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो इन सब चीज़ों को जो यूज करते हैं तो एंटीरियर और मीडियल पेन होता है, इनर साइड ऑफ थाई और एंटीरियर एस्पेक्ट आगे की साइड में पेन, आगे की तरफ पेन होता है, जो इनिशियल स्टेज में हम लोग एक्सरे में भी नॉर्मल पाते हैं। तो इसको हम लोग स्टेज 1 कहते हैं, रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें स्टेज 1 कहते हैं। स्टेज 2 में देर इज रिडक्शन ऑफ द जॉइंट। उसके बाद स्टेज 3 में आप आते हैं तो जॉइंट एक दूसरे पे बैठ जाता है, पर बोनी डिफेक्ट नहीं होता। पर बोनी जब डिफेक्ट होने लगता है काफी ज्यादा वेरस डिफॉर्मिटी के साथ, तो वो स्टेज 4 माना जाता है। वो कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है जैसा आपने सर बताया। जी तो इन तरह की ये नॉर्मल आर्थराइटिस जिसको हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सर। बाकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें कि पैर विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी, एक वेल्गस होगा तो एक वेरस होगा, दोनों एक ही तरफ जाते हैं दोनों पैर। बिल्कुल और जो हम लोग आज बात कर रहे हैं वो बो लेग होती है, इस तरह से दोनों पैर टेढ़े होते जाते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल तो इनिशियल स्टेज में हम लोग इसको रोकने के लिए लैटरल हील रेज करते हैं। इनिशियल स्टेज में लैटरल हील रेज करने से वो सारी चीजें ठीक होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस, खान पान, ये सारी चीजें बताते हैं। और बिल्कुल बाकी सब डिस्कशन हम लोग चालू रखते हैं, क्वेश्चन जो पूछते हैं उस बिल्कुल हिसाब से बताते चलते हैं। बिल्कुल जैसा जी डॉक्टर एस के सिंह ने बताया, इंग्लिश में उसको एक बो नहीं बोलते हैं और एक नॉक नहीं बोलते हैं। तो अलग अलग डिफॉर्मिटी में अलग अलग फुट का अलाइनमेंट करने से कभी कभी, जैसा सर ने समझाया, फुटवियर चेंजेस से भी सिम्टम में इंप्रूवमेंट होता है। एक और सर ने बताया ट्रॉमा, अगर किन्हीं का नी फ्रैक्चर पहले हुआ है, इरेगुलरिटी हो गया है, उसमें भी आर्थराइटिस, ये तीन तीन चार काफ़ी कॉमन है। डॉक्टर नीरज कुमार से हम लोग पूछते हैं कि वो इंडिकेशन नी रिप्लेसमेंट का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? तो नी टोटल नी रिप्लेसमेंट या फिर यूनिकॉन्डालर नी रिप्लेसमेंट का इंडिकेशंस है एज डिपेंडेंट प्लस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस। तो अगर बोन ऑन बोन, हड्डी में हड्डी सट रहा है, कार्टिलेज बिल्कुल खत्म है, तो दैट वो उसको बोलेंगे ग्रेड 4 आर्थराइटिस। उस केस में नी रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल पहला देखेंगे कि एज क्या है पेशेंट का। अगर पेशेंट का एज है लेस देन 60, 45, 50, 55, उस केस में हम लोग उसको ये ऑप्शन देंगे कि हम लोग यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यंग एज है। और यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट के पहले प्री रिक्विजिट ये है कि उसके जो लिगामेंट्स वगैरह हैं अंदर, वो एमआरआई करा के देख लेंगे हम लोग। सीटी एमआरआई करा के सब चीज अगर नॉर्मल है लिगामेंट्स वगैरह, तो हम लोग यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट कर देंगे। उसकी लॉन्जिविटी लगभग आराम से 15-20 साल चल जाएगी। अगर 45 साल का, 50 साल का आदमी 75 का हो गया, फिर उसमें आर्थराइटिस हो जाता है, तो हम लोग फिर से उसको रिवाइज करके टोटल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग पेशेंट को एक लंबा लाइफ दे सकते हैं, लॉन्जिविटी, उस बिल्कुल तरीके से हम लोग सोचते हैं। सेकंड की हमारे पास पेशेंट आता है 60-65 का पेशेंट आता है, 70 का पेशेंट आता है, उसको ग्रेड 4 आर्थराइटिस है। ग्रेड 4 आर्थराइटिस मतलब कि बोन ऑन बोन, हड्डी में हड्डी सट रहा है। हमेशा जब भी हम लोग एक्सरे देखते हैं, स्टैंडिंग एक्सरे खड़ा होके, उसमें हम लोग को गैप दिखता है दोनों तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ये गैप जो है वो कार्टिलेज का गैप होता है। और जैसे जैसे ये वेयर एंड टेयर होता है, डिन्यूट करता है हमारा कार्टिलेज, तो हमारा पैर अंदर की तरफ, क्योंकि हमारा एक्सिस जो है वो अंदर की तरफ से ज्यादा जाता है, जिसके कारण हम अंदर का टेढ़ापन ज्यादा मोस्ट कॉमन है। तो गैप खत्म होगा, बोन ऑन बोन, हड्डी में हड्डी सटेगा, तो जॉइंट आर्थराइटिक होगा। एज 65, तो हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ आप जाइए, 60-65 एज है, आराम से आपका घुटना 25 साल चल सकता है। तो आपका उस पर लाइफ पूरा चल जाएगा। तो ऑप्शन सही है, इट्स डिपेंड करता है कि किस एज में है पेशेंट और कितना आर्थराइटिस है। तो बोन ऑन बोन इज मतलब ये इंडिकेशन है कि हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने कहा। और अब कोई भी ऑपरेशन का इंडिकेशन यही होता है कि खासकर नी रिप्लेसमेंट का, कि अगर आपको अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में दिक्कत हो रही है, आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, और सिम्टम है, एक्सरे में आर्थराइटिस है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इसलिए आप जरूर ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट कीजिए। एक चीज जो हम नहीं चाहते हैं, या कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं चाहें, कि बोन में आपका या पैर का डिफॉर्मिटी होने लगे, तो फिर उसमें फिर ऑपरेशन आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो उस स्थिति पर नहीं पहुंचे तो अच्छा है। डॉक्टर नीरज कुमार से एक सवाल, कुछ क्वेश्चंस आए हैं ऑस्टियोपोरोसिस पर।
तो वो हम चाहते हैं कि उस पर वो थोड़ा सा दे। एक उनका नाम मुन्ना है, उन्होंने कहा है ओस्टियोपोरोसिस का बेस्ट मेडिसिन। और एक रिलेटेड सवाल है, इनका नाम आ रहा है, हाँ मुन्ना ही है, 6674। ओस्टियोपोरोसिस के लिए टीपीटी का कैसा मेडिसिन है, ये दो सवाल उन्होंने किया है। टीपीटी का पूरा फुल फॉर्म वो लिखे नहीं है, लेकिन ओस्टियोपोरोसिस पर थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट पर थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा डॉक्टर सर। ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन डेंसिटी है, बोन हमारे जो बना होता है उसमें प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब कि हमारा जो बोन का मिनरल है प्लस प्रोटीन दोनों की कमी है। तो अगर हमारा ऑस्टियोपोरोसिस लेस देन 2.5 to 3.5 है, मतलब लेस ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ जो दवा होती है वो ओरल टैबलेट्स होती है, जिसको हम लोग बिस्फॉस्फोनेट्स बोलते हैं। तो बिस्फॉस्फोनेट्स उसमें वीकली डोज भी आता है, मंथली डोज भी आता है, और हमारा ईयरली डोज भी आता है। तो जो ओरल टैबलेट्स होते हैं वो वीकली या मंथली डोजेस में आते हैं। जो इंजेक्टेबल्स हैं वो हमारे वंस ईयरली डोज में आते हैं। तो ये एक इनिशियल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए है। अगर बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में द फर्स्ट लाइन चेंज हो जाता है। कि फर्स्ट लाइन ऑफ जब भी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा दवा देंगे जो बोन फॉर्मिंग, जो बोन को स्टिमुलेट करता हो, बोन फॉर्म करता हो। तो वैसा दवा हमारे पास है जिसको हम लोग टेरीपेराटाइड बोलते हैं। ठीक है, तो टेरीपेराटाइड द फर्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे, और तब उसके बाद हम लोग सेकेंड लाइन उसको 1 साल, 6 महीने, 1 साल बाद से हम लोग फिर बिस्फॉस्फोनेट पे स्विच करेंगे पेशेंट को, जो कि और नेक्स्ट 3 इयर्स तक चलेगा। तो इंडिकेशन ये है कि डेक्सा स्कैन कराया, ऑस्टियोपोरोसिस को ग्रेड कर लिया, कम ऑस्टियोपोरोसिस है तो ओरल टैबलेट स्टार्ट करेंगे, 3 साल तक चलेगा। अगर ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है तो बिस्फॉस्फोनेट करेंगे 1 साल तक, 1 साल तक टेरीपेराटाइड, लो लो डोज पीटीएच, और 1 साल बाद से हम लोग स्विच करके उसको बिस्फॉस्फोनेट ओरल या फिर वंस ईयरली इंजेक्टेबल, और 3 साल बाद फिर से रिपीट डेक्सा स्कैन। यही है एक स्टैंडर्ड लाइन ऑफ मैनेजमेंट है ऑस्टियोपोरोसिस का। बाकी और भी बहुत है, बट एक आम भाषा में लोगों को बताने के लिए ये कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। आपने बहुत अच्छा क्लियर बताया जैसे सा। और डॉक्टर साहब, और हम लोग सबको जानते हैं कि WHO का डेफिनेशन है, इसमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कहीं भी आप ऑर्थोपेडिक सर्जन मेदांता या हमारे रोमेटोलॉजिस्ट से आप मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड दवा चलता है जैसे दुनिया भर में होता है ये। और ये बहुत ज़रूरी भी है, इसको इग्नोर करना ठीक नहीं, क्योंकि आगे चल के अगर बोन में वीकनेस हो सकता है तो हम लोग को चलने फिरने में फिर दिक्कत होगी। डॉक्टर संतोष जी से एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, इसमें लिखा है, इनका नाम है अंकित, डॉक्टर संतोष जी, और ये कहते हैं माई एज इज 24, क्रैकलिंग साउंड वाइल आई स्क्वाट, पेन, प्लीज एडवाइस, इन MRI एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड एंटीरियर पेन। यंग है ये, 24 ईयर्स के एज है, कोई इंजरी का हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं ये, सर क्या कहना क्रैकलिंग साउंड चाहेंगे जो इस है, ये अक्सर विंटर्स में अगर होता है, अगर पेन फ्री है तो नॉर्मल है। क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं हर ठंड में वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, जो वेसल सप्लाई करती हैं वो कम सप्लाई करती हैं खून की, तो बिल्कुल। सारी हड्डियां थोड़ी सी स्पासम में जाती हैं, मांसपेशियां जकड़ती हैं, तो ये सब कॉमन है। इसके लिए सर सबसे बेस्ट होता है एक्सरसाइजेस करें नियमित रूप से अपना। बिल्कुल। और अगर ये पेनफुल है तो जरूर से मिले, क्योंकि इसके अंदर पैथोलॉजी हो सकती है, कभी कभी कॉन्ड्रल इंजरी होती है या एक ऑस्टियोकॉन्ड्रल बिल्कुल। डिजीज होती है जो अंदर में रब करती है, उसमें आपको लॉकिंग होती है जमीन से उठने बैठने में, स्क्वाट पोजीशन से खड़े होने में, वो अगर वो साउंड आ रही है या लॉक करता है तो इमिडिएटली उसको मिलिए। क्योंकि वो छोटी चीज भी हो सकती है कि वो नॉर्मल आपकी विंटर में ऐसी चीजें हो रही हैं जो उन्होंने नहीं लिखा है। तो ये सारी चीजें इग्नोर करनी चाहिए और उस क्रैकिंग साउंड को अवॉइड करके अपनी प्रोटीन डाइट, अपने एक्सरसाइजेज, इन सब पे ध्यान दीजिए। जब बिल्कुल। भी स्टार्ट करिए चलना फिरना तो थोड़ा वार्म अप हो लीजिए। फिर जैसे विंटर में हम लोग अक्सर अपने रजाइयों से उठते हैं और निकल के सीधा दौड़ने निकल जाते हैं, तो वैसे नहीं, थोड़ा वार्म अप करके फिर निकले तो ये सब साउंड से बचा जा सकता है। बाकी प्रोटीन डाइट ज्यादा लें, मांसपेशियों को प्रोटीन, आज के डेट में हम लोग ऑर्थोपेडिक में कैल्शियम वैल्शियम की बात नहीं करते, प्रोटीन बनाती है मसल्स को, मसल्स अच्छे रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा, बोन्स को भी अच्छी हेल्थ देंगी। तो जैसा डॉक्टर नीरज ने भी कहा कि इट इज नॉट कि यूनी प्रोटीन्स, कैल्शियम, मिनरल्स सब चीजों की कमी होती है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी, मतलब अपनी एक्सरसाइजेज, नित्य जो नियमित एक नियम है उसको आप जरूर से करिए।
तो ये साउंड वगैरह नहीं ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये क्रैकिंग साउंड है जो पेनफुल है तो डेफिनेटली आप एमआरआई कराइए। हो ठीक सकता है कार्टिलेज इंजुरी हो, या ठीक फिर एक ऑस्टियोकॉन्ड्रोल डिजीज होती है, कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं बिल्कुल। जिसमें साइनोवियम हाइपरट्रॉफी होकर के गिरती है, जिसको हम लोग, जो एक झिल्ली होती है परत जॉइंट के अंदर में, हम्म, परत मोटी होकर टूट कर गिरती है, हम्म, तो वो भी आपको साउंड वाउंड करती है। या फिर अम, अम, ये लूज नहीं भी होती, उनको हार्ड कर देती है आसपास की चीजों को, तो वो साउंड आता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ कुछ कंडीशन जो कि डेवलपमेंटल होता है उसके कारण, हालांकि मेरे एक्सपीरियंस में यंग एज में पैटेलोफेमरल जो चकड़ी है उसका टिल्ट भी कभी थोड़ा बहुत सिम्टम देता हाँ, है। टिल्ट भी हाँ, होता तो उसके लिए है। एक कभी कभी एक्सरे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है जो एमआरआई में नहीं मिलता है, तो स्काईलाइन भी बोलते हैं, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, तो अच्छा होता है अगर आप ऑर्थोपेडिक्स से दिखाएं। तो इसमें यूजुअली एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं थाई के इंटीरियर में, और उसका एक पार्ट है वीएमओ, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिक्वस। उसके एक्सरसाइज से भी फायदा हो सकता है। अगर ये सब करने के बाद ही फायदा नहीं हो तो हम लोग अवेलेबल हैं, आप मिल सकते हैं। एक और सवाल आया है, अर्जुन नाथिया काला प्रसाद, टोटल नी रिप्लेसमेंट बहुत महंगा होता है क्या, इन्होंने सवाल किया है। खैर इस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। टोटल नी रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं और उसमें क्या डेवलपमेंटल इधर थोड़ा उसमें आइडिया देते हैं, उसमें एडमिशन के साथ ऑपरेशन और रिकवरी कितना दिन रहने का जरूरत पड़ता है, वो बातचीत हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग सवाल ले लेंगे। डॉक्टर नीरज, आप बताना चाहेंगे, कोई अगर नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं तो हम लोग आगे क्या एनेस्थीसिया के डॉक्टर से कैसे करते हैं, एडमिशन कितने दिन स्टे उनको रहना पड़ता है, फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन कुछ बताएंगे। नॉर्मली हम लोग पेशेंट को स्क्रीन करते हैं। जो भी पेशेंट जिनको ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, उसमें हम लोग पेशेंट का प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराते हैं। उसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी होते हैं, कार्डियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जैसे एको ईसीजी होता है, चेस्ट एक्सरे, सारे ब्लड पैरामीटर्स करने के बाद फिर एनेस्थेटिस्ट देखते हैं। एनेस्थेटिस्ट देखते हैं, पीएस वो फिट करते हैं। तो फिर हम लोग सर्जरी की एक दिन पहले पेशेंट को एडमिट करते हैं। रात को हम लोग प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को सर्जरी पोस्ट होता है। और सर्जरी होने के बाद नेक्स्ट डे से पेशेंट वॉकर से चलता है इनिशियली। उनका फिजियो होता है, नी बेंडिंग और फुल वेट बेरिंग चलना, पूरा वजन देके चलना और पूरा घुटना मोड़ना, ये सब स्टार्ट करते हैं। इनिशियल पेन कंट्रोल और स्वेलिंग कंट्रोल और फिजियो ट्रेनिंग के लिए 4 से 5 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रखते हैं। 4 से 5 दिन बाद जब पेन कंट्रोल हो जाता है, लगभग 90 डिग्री मूवमेंट आ जाता है, पेशेंट व्हील चेयर अपने बाथरूम में टॉयलेट में बैठ बैठ लेता है, तो हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप पटना ही में रहिए। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ से घर पे जाते हैं, उनके फिजियो उनको एक्सरसाइज कराते हैं। घुटने में को मोड़ना, 0 डिग्रीज एक्सटेंशन और 120 डिग्रीज फ्लेक्शन। जब पूरा घुटना सीधा और 120 डिग्री मुड़ जाता है तो 14 दिन पे टाका कटता है। एंड उसके बाद लगभग मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे 14, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में जब आते हैं हमारे पास, तो बिना वॉक करके फुल वेट पे चलते हुए आते हैं। तो ये एक नॉर्मल हर पेशेंट के लिए एक प्रोसीजर है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। डॉक्टर एसके सिंह, लोग पूछते हैं क्या हमारा जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है, रिकवरी कैसे होगा, क्या हमको उतना दिन रुकना पड़ेगा, तो हम लोग उनको क्या कहेंगे, जैसे इनहेंस रिकवरी, ये सब पर हम लोग क्या करेंगे। तो जैसा अब जितना इंस्ट्रूमेंटेशन, अच्छा इंस्ट्रूमेंटेशन है टीकेआर का, बैलेंसिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो 6 घंटे बाद ही आपको खड़े करके चलाते हैं। नेक्स्ट डे से आप चलना फिरना, टॉयलेट ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाती है। थर्ड और फोर्थ डे हम सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं। थर्ड डे हम किसी भी पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड डे वो पेशेंट ऑलमोस्ट कंफर्टेबल होता है। पर बीइंग हमारा, जो हम पटना में हैं और बिहार के काफ़ी दूर से पेशेंट आते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें, वो प्रोसेस सारी क्या होती हैं, फिजियोथेरेपी क्या क्या करना होता है, क्या चीज़ें हैं, 2 3 सीढ़ियाँ चढ़ना सीख लें। तब हम भी इस पैकेज को, हमारे यहाँ एक पैकेज सिस्टम है सर कि 5 डेज का आपको स्टे रहता है। तो उस पैकेज में ही हम लोग डिस्चार्ज नहीं करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं कि आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं। अदरवाइज
पेशेंट को तो आप थर्ड डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड डे वुंड इंस्पेक्शन करके थर्ड डे पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम आवर साइड। ठीक है यार, मतलब इट्स नाउ डेज इट्स अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी इजी सर्जरीज, नॉट अ दैट मच। इतना लोग डरते हैं कि बहुत बड़ी सर्जरी है, इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ मेजर सर्जरी। बाकी पैरामीटर्स जो उनके हैं, कोई डायबिटिक होता है, कोई हार्ट पेशेंट होते हैं, उन सबको सारा ऑप्टिमाइज करने के बाद ही इसको जब चुनते हैं तो रिजल्ट उस हिसाब से अच्छा आता है। पेशेंट काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट को ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। ये ऑपरेशन आप घुटना मुड़ के बैठने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप चलने के लिए, खेलने के लिए, दिन दिन चर्या में एक अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बैडमिंटन वगैरह भी आप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के बाद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए ही रिप्लेसमेंट सर्जरी है कि आप दौड़ के ट्रेन पकड़ सकें, दौड़ के उतर सकें, चल सकें। इसलिए नहीं है ये कि आप पालथी मारें, स्क्वाट करें, जमीन पे बैठें। तो टीकेआर बहुत ही अच्छी सर्जरी है जो आज के डेट में वरदान है। जैसा आपने भी कहा कि अर्ली स्टेज में भी आप इसको चुनिए, पर हमेशा हम लोग समझते हैं कि पेशेंट का ही ये डेली एक्टिविटी लिमिटेशन है जो तय करता है कि उसको कब टीकेआर करना है। बिल्कुल। कभी भी लेट नहीं हुआ। जब वो डेली पेन किलर ले रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है उसको, तो वो पेन किलर के साइड इफेक्ट्स हैं, उससे बेहतर इस चीज को चुने। अगर वो सक्षम है, नहीं भी सक्षम है, तो आज के डेट में आयुष्मान योजना है, बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके तहत आप इसको लीजिए, तो आपकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी होती है। हम ऑर्थोपेडिक सर्जन का सिर्फ एक एम होता है कि आपकी डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग को हम बढ़ा दें। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उस पक्ष में आपका सहयोग होता है, एक पेशेंट का, जो हमसे वो सारी बातें समझें कि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट आपके पालथी मारने के लिए हमने नहीं किया है, और आपके स्क्वाट पोजीशन के लिए नहीं। बहुत एक बार आपको भी सर मालूम होगा, एक जेंडर नी आई थी जिसमें हमने स्क्वाटिंग के लिए उस जॉइंट को रिप्लेस को हमने भी फौज में काफी किया सर, जी। और इट स्टार्टेड फेलिंग 2 to 3 years। तो लॉन्गेविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये नहीं बिल्कुल। कि वो हमने इम्प्लांट कर दिया, वो साल 2 साल चल गया, आप जमीन पे बैठ रहे हैं, कमोड यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहना पेशेंट को, ये गलत चीजें हैं। जो हम लोगों ने एक जेंडर नहीं लाया, यूएस की जो थी, CS रानावत सर का बनाया हुआ था, तो वो ऑलमोस्ट चीजें नहीं चल पाई, क्योंकि पॉली की लिमिटेशंस हैं। आपको उस पर जितना भी स्ट्रेस देंगे, डिफरेंट काइनेमेटिक्स वगैरह है, उसको उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप रिप्लेसमेंट खेतों में काम करने के लिए, बैठने के काम करने के लिए, पालथी मारने के लिए करना चाहते हैं, तो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट न चुने। बेहतर है आप इसी में अपनी जिंदगी को जितना कर रहे हैं, ठीक है। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आपके लाइफस्टाइल को बढ़ने के लिए है कि आप चलिए, फिरिए, दौड़िए, भागिए, सीढ़ी चढ़ना उतरना सब कुछ करिए, और आपकी लाइफस्टाइल उस हिसाब से होगी। बिल्कुल सही तो कहा यही आपने। है सर। बाकी बाकी हम किसी भी टाइम में, हम लोग 6 hours 8 hours में पेशेंट को खड़ा करते हैं सर। पेशेंट अपने ब्रेस का यूज कर सकता है टिल वुंड इज हील्ड एंड ऑल। और 14-15 डेज, जैसा डॉक्टर नीरज ने भी बताया, 3 weeks के बाद पेशेंट डजंट नीड एनी सपोर्ट्स टू वॉक। बिल्कुल। तो वो हम लोग थोड़ा सा वॉकर देते हैं चलने के लिए शुरू में, ताकि उसका बैलेंस बने। क्योंकि जो घुटना है उसके आसपास मसल्स नहीं है। आप कूल्हे की रिप्लेसमेंट करते हैं, पेशेंट नेक्स्ट डे से वॉक कर सकता है विद अ स्टिक सपोर्ट, बिल्कुल। सिंपल केन से वॉक कर सकता है। इवन केन भी छोड़ देते हैं हफ्ते 10 दिन में पेशेंट। पर हाँ। ज्वाइंट नी नी जो है, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप तुरंत छोड़ दीजिए। हम्म। वो आसपास चमड़े हैं, मांसपेशियां कम हैं, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस और आसपास हीलिंग को थोड़ा समय देना चाहिए। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 3 to 4 weeks तो जरूर वॉक कर लें। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे जो पेशेंट हैं 60 65 70 तक के एक्टिव हैं, पहले वो 3 दिन में घर चले ही जाते हैं। उनको उनको अच्छा लगता है। हम लोग इनकरेज भी करते हैं कि आप घर चले जाइए। फिर ओपीडी पर जिनका एज थोड़ा ज़्यादा हो गया, 80 80 90 के बीच में है, और बायलेटरल नी, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आइडिया ये है कि वो घर जाएं तो सेफ रहें, अपना देखभाल कर सकें और गिरे नहीं। तो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग थोड़ा सा टाइम लगता है। एक सवाल संतोष जी आपसे, एक देव अवनीश 7133, उनका एक सवाल है कि उनको सफरिंग फ्रॉम परसिस्टेंट नी स्वेलिंग, माय नी एमआरआई इंडिकेट्स मेनिस्कल एक्सट्रूजन ग्रेड 3, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस मेनिस्कल एक्सट्रूजन? तो इन हम लोग को पूरा एमआरआई डिटेल अवेलेबल नहीं है। इनका एज क्लियर नहीं हो रहा है, इनसे एक्सरे का फाइंडिंग नहीं है। तो हम लोग क्या इनको कुछ एडवाइस कर सकते हैं?
एक बार मिले सर, क्योंकि क्लिनिकली क्या इनके घुटने बिल्कुल। में प्रॉब्लम है, और एक्सट्रूजन जो आप कह रहे हैं, एक्सट्रूजन वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा कि आपका किस ग्रेड ठीक। में है। एक हाँ। बकेट हैंडल होता है जिसमें लॉक होता है, अगर बिल्कुल। पूरा ही बढ़ जाता है तो ठीक। वो एक्सट्रूड होकर जॉइंट में आ जाता है, तो ठीक। डबल एसीएल साइन, हाँ। 2 एसीएल दिखते हैं, तो उसमें बिल्कुल। लॉकिंग वॉकिंग होती है। हाँ। तो एक्सट्रूजन नी एक और होता है सर, जिसमें कि नी फटती है, हॉरिजॉन्टल टीयर है, हाँ। मेनिस्कस तो स्वेलिंग वेलिंग होती है, सिस्ट होती है। बिल्कुल। एक्सट्रूजन ऑफ मेनिस्कस, हाँ, तो वही उन्होंने लिखा है। मुझे मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं है पूरा। और हाँ, लेकिन अगर अगर स्वेलिंग लगातार रहती है तो डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, जो बिल्कुल। आपको गाइड कर सके। लगातार ठीक। स्वेलिंग रहना घुटने में अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। रुमट अगर गठिया वाली चीजें होती हैं तो आपका ये हमारे रिपोर्ट में डैमेज है, ठीक। तो इंजरी की हिस्ट्री है, ये सारी चीजें हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये आप आर्थराइटिस में लैंड हो जाएंगे, और बहुत ही जल्दी आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको जल्दी से ट्रीटमेंट लें, ताकि आपके मेनिस्कस एक गद्दी होती है जो कार्टिलेज को बचाती है, कुशन इफेक्ट देती है, तो उसका बिल्कुल। ठीक रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत ही साधारण दूरबीन से सर्जरी होती है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको हाँ। बैलेंस किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। आज की डेट में सारी अच्छी अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिससे ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड चीजें होती हैं, आप बहुत ही जल्दी से अपने सारे नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इनको, देव अवनीश जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए, और फुल एमआरआई रिपोर्ट। जो इनका मेनिस्कल एक्सट्रूजन का प्रॉब्लम है, ये लगता है कि सॉल्व होने का प्रॉब्लम है, इसको इजीली ट्रीट किया जाता है, जैसा कि डॉक्टर एस के सिंह ने बताया। किसी किसी को आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर भी होता है। तो इसका इलाज संभव है। इसलिए अगर आप हमारे डॉक्टर से कहीं भी मिल लेते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आपको निदान किया जाए। एक सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। इन्होंने कहा है, चंद्रशेखर 6855, इन्होंने कहा है वॉकिंग, इनका सवाल है ये, वॉकिंग कॉज डैमेज ऑफ नी जॉइंट। तो मेरी जानकारी में जहाँ तक लिटरेचर है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वॉक करने से नॉर्मली जॉइंट में कोई डैमेज होता है। हाँ, अगर पहले से किसी को आर्थराइटिस है तो रनिंग हम लोग को रेकमेंड नहीं करते हैं। वॉकिंग बहुत को अच्छा एक्सरसाइज होता है, और वॉकिंग में अगर दर्द होता है तो उसका उपाय हम लोग कर लेते हैं। वॉकिंग करने से बोन का स्ट्रेंथ ओल्ड एज में बना रहता है। इसलिए हम इनको यही सजेस्ट करेंगे, अगर ये सेफ फील करते हैं तो वॉक बंद नहीं करें। अगर कोई तकलीफ होता है तो जरूर मिलिए। और हम लोग का पर्पस ही इलाज का यही है कि मरीज को हम लोग वॉक कराएं, मॉर्निंग वॉक कराएं, ताकि आगे उनका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बना रहे। और आगे कुछ सवाल ले लेते हैं। एक और ओम प्रकाश जी, JN2PI, इनका सवाल है, नी से कटकट आवाज होता है और दर्द रहता है, मेडिसिन से रिकवर है या नहीं? डॉक्टर नीरज, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? इनका एज नहीं लिखा हुआ है, कोई इंजरी का हिस्ट्री नहीं बताए हैं, शायद इंजरी नहीं हो। इनके बाद से लगता है मुझे पैटेलोफेमरल सिम्टम ही लगता है इनका, और डिटेल तो नहीं बताया। जो अगर नी में कट आवाज आ रहा है तो पटेलोफीमर मैल ट्रैकिंग हो सकता है, वो कि जो पटेला और जो फीमर का जो जहाँ से आर्टिकुलेशन और जहाँ से आर्टिकुलेट करते हैं उसमें कार्टिलेज एबरनेट करता है, और उसके कारण हमको कट आवाज आता है। अगर वो पेनफुल है, तो पटेलोफीमर ट्रैकिंग पेनफुल है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा, एक स्काईलाइन व्यू करा के देखेंगे उसमें आर्थराइटिस है कि नहीं। दूसरा कि पटेला टिल्ट तो नहीं है, कि मसल वीकनेस के कारण, इम्बैलेंस के कारण पटेला टिल्ट कर गया हो, तो उसका इलाज है। अगर जॉइंट आर्थरेटिक है, पटेलोफीमल आर्थरेटिक मतलब कि एंड स्टेज बोन ऑन बोन है, हड्डी में हड्डी सटा हुआ है, उस केस में तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा। और रीसर्फिंग रीसर्फेसिंग आर्थोप्लास्टी। और अगर इनिशियल स्टेज में है तो उसमें हम लोग दवाई से भी इलाज है, पीआरपी इंजेक्शन देने देने से भी उसका समाधान हो सकता है। तो पीआरपी एक इंजेक्शन है जिसमें कि हम लोग ब्लड को विड्रॉ करते हैं, ब्लड निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं डी में। वो उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो कि अगर इनिशियल सुपरफिशियल फ्लेइंग होता है कार्टिलेज का, कार्टिलेज ऊपरी परत जो होता है हल्का सा अगर उखड़ा हुआ है, तो वो हेल्प करता है कार्टिलेज रीजनरेशन में। और बहुत अच्छा इफेक्टिव इलाज है पीआरपी इंजेक्शन। और इलाज पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि किस स्टेज में उनका आर्थराइटिस है, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, एक्सरे कराना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, आपने टच किया इस सवाल पर। और एक और सवाल आया है YK Gaming 2034, शायद इनका नाम आशीष कुमार जी है। तो
एक हम लोग को क्लियर कर देना पड़ेगा जनरल पब्लिक के लिए। इन्होंने सवाल किया है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपीनिया एंड ओस्टियोआर्थराइटिस, मेन ड्रग ट्रीटमेंट। तो थोड़ा सा आप ले पर्सन लैंग्वेज में तीनों में डिफरेंस डॉक्टर नीरज कुमार एक्सप्लेन कर देंगे, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपीनिया एंड ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोपीनिया है कि जब WHO ग्रेड को हम लोग देखें, लेस देन 2.5, लेस देन 2.5, 1.5 to 2.5 है, तो उस पेशेंट को ऑस्टियोपीनिक बोलेंगे कि बोन डेंसिटी आपका कम है। और उसमें ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है, इट्स एज, एज के ऊपर निर्भर करता है। ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइजेज एक्सरसाइजेज और डाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना डाइट और एक्सरसाइज को इनकलकेट करना पड़ेगा हैबिट्स में, तो आपका वो जो बोन ऑस्टियोपेनिक है वो इम्प्रूव कर सकता है। प्लस कुछ विटामिन डी वगैरह टेस्ट करा सकते हैं। विटामिन डी के कारण, कमी के कारण क्या है, जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में वो कम होने से उसके कारण भी ऑस्टियोपेनिक हो सकता है पेशेंट। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि जब दोनों मिनरलाइजेशन प्लस आपका जो प्रोटीन, बाकी सारे और भी जो कंपोनेंट्स हैं बोन के, वो सब कम होने के कारण जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस है मोर देन 2.5 है, तब हम लोग इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस में फिर हम लोग पेशेंट को दवा की जरूरत पड़ती है, उसमें पेशेंट को दवा देना पड़ेगा। और वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कितना दवा लगाना। तीसरा एक कंडीशन होता है ऑस्टियोमलेशिया, जो कि मतलब यंग एज में होता है। तो उसमें मोस्टली जो जिन उन पेशेंट्स में जिनमें विटामिन डी सिर्फ मिनरलाइजेशन। हाँ ठीक है, आप जाइए, प्लीज गो अहेड। हाँ, उन पेशेंट्स में जिनमें मिनरलाइजेशन की कमी होती है, जैसे कि विटामिन डी की कमी होने के कारण कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वगैरह कम हो जाता है, तो उन 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 यंग यंग एज में ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। यही तीन कंडीशन है मोर मोर कॉमनली जो हम लोग को देखने को मिलता है। बहुत अच्छा। कुछ और सवाल आए हैं। एक वीना सरदाना है, मैं आऊंगा उस पर। एक नी रिप्लेसमेंट पर हम लोग बात कर रहे थे, उसको हम लोग कुछ कर ले जो हम लोग फेस करते हैं क्वेश्चंस। तो डॉक्टर एस के सिंह, आप इन्वॉल्व भी हैं इसमें और एक्सपीरियंस भी है। कंप्यूटराइज्ड और रोबोटिक, तो रोबोटिक सर्जरी का रोल नी रिप्लेसमेंट में अभी क्या सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, क्या पोजीशन है उसका? अभी सर ये रोबोटिक जो रिप्लेसमेंट हो रही है अभी ट्रायल स्टेज में ही है। मतलब ट्रायल क्या, अभी तो हम लोग कर भी रहे हैं, टेक केयर वगैरह रोबोटिक काफी अच्छी है। पर सक्सेसफुल कहना कि रोबोटिक इज टोटली सक्सेसफुल, लाइक जो हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन जो एक्सपीरियंस से हम लोग कन्वेंशनल आज कर पा रहे हैं, जिसमें हम मिनिमल रिस्क पे पेशेंट को रख रहे हैं। बिल्कुल। रोबोटिक सर्जरी जो टीकेआर के लिए है, अगर वो यूनिकॉन्डाइलर की बात की जाए तो उसमें परफेक्शन है, क्योंकि वहां पे बोन का कट का एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो बोन की कट की एक्यूरेसी इज नॉट मैटर फॉर, डजेंट मैटर फॉर टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू प्रोसेस, जैसा हम लोग को यही पढ़ाया गया कि सॉफ्ट टिश्यू बैलेंस ठीक होना चाहिए। जो इन मांसपेशियों की बैलेंस और जो कट्स हैं, वो एक कन्वेंशनल तरीके से भी काफी अच्छे से समझा जा सकता है। अनुभवी जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ये काफी अच्छे से समझ में आता है। जो अभी रोबोट है, इसके साथ अपने ड्रॉबैक्स हैं, इसका पिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, इसकी चीजें टाइम कंज्यूमिंग है, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो बिकम्स हाई। तो मैं समझता हूँ अभी रोबोट का काफी कुछ अभी आना बाकी है। तो बिल्कुल। शायद प्रोबेबली आने वाले समय में तो रोबोट का ही होगा। पर अभी अगर हम कहें कि सक्सेसफुल विथ यूनिकॉन्डाइलर नी, अगर आप यूनि कंपार्टमेंट नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो रोबोट इज बेटर। एंड अगर आप हिप रिप्लेसमेंट की या बात कर रहे हैं, या शोल्डर रिप्लेसमेंट रोबोटिक, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका प्लेसमेंट जहाँ पे हमारी विजन नहीं जाती, जहाँ हमें लेटरलाइजेशन मेडिलाइजेशन करना है, ऑफसेट देखना है हिप वगैरह में जो जॉइंट रिएक्शन फोर्स को कम करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें रोबोट अच्छे से देखता है। तो रोबोट बिल्कुल। इज सक्सेसफुल फॉर हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, यूनि कंपार्टमेंटली। पर स्टिल इट इज नॉट गुड फॉर total knee replacement. It is still requires much more, उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन चाहिए उसमें। तो अभी समय है सर रोबोट का। तो आपने अभी बहुत रोबोट अच्छा सर। आपने बहुत अच्छा कवर किया।
कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी तक ऐसा कुछ पब्लिश नहीं हुआ है जिसमें क्लियर डिफरेंस है कि रोबोटिक अच्छा है। ऐसा ऐसा कोई पब्लिशन नहीं हुआ है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसका ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया भर में रोबोटिक सर्जरी में भी 5-10%, 15% ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर इसका यूनिवर्सल अप्रोच होता तो सभी जगह होने लगता। लेकिन सर्टनली टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है, और जहाँ पहले से किन्हीं का बोन फ्रैक्चर है, डिफॉर्मिटी है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट है, वहाँ पर इसका रोल अभी आने वाले समय में जरूर आएगा। एक मेरा एक्सपीरियंस कुछ इसमें कुछ विदेश का भी एक्सपीरियंस था, जिसमें कि बोन डिफॉर्मिटी होने पर कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन 3D मॉडलिंग पर भी होता है, जो कि बहुत कम केसेस में हम लोग को जरूरत पड़ता है, और वो हम लोग आगे प्लान करते हैं जिसका जैसा ज़रूरत रहा। कुछ हम लोग फिर सवाल पर आते हैं यहाँ पर। इसमें एक क्वेश्चन है, डॉक्टर नीरज कुमार आपसे पूछेंगे। एक इनका नाम हो गया धर्मवीर कालर, लगता है नाम है इनका, 3681। इनका सवाल है, सर कैन वी रिप्लेस बोथ नी एट ए टाइम, प्लीज कंफर्म। बहुत अच्छा सवाल है इनका, बहुत कॉमन सवाल है ये। जी। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है कि अ, एक नी पहले किया जाए और दूसरा नी बाद में। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वर्ल्ड वाइड। तो दूसरा दूसरा कि क्या दोनों नी एक साथ किया सकता है? किया जा सकता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनमें डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल। जैसे कि अंदर पैर टेढ़ा है और हमें लगता है कि इनको एक नी रिप्लेस करने के बाद इमीडिएट वेट बेरिंग चलाने में दिक्कत होगा, क्योंकि दूसरा नी भी बहुत सीवियरली आर्थरेटिक है। तो वैसे वैसे पेशेंट्स में आइडियली हम लोगों को दोनों नी एक साथ रिप्लेस कर दे और नेक्स्ट डे से चला दे। ये एक आइडियल कंडीशन है कि पेशेंट सीवियर वायरस विथ आर्थराइटिस, नी आर्थराइटिस, उन पेशेंट्स में बायलेटरल नी हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली पेशेंट्स इंडियन पॉपुलेशन हमारे पास तभी आते हैं जब उनको एंड स्टेज आर्थराइटिस, बहुत टेढ़ापन आ गया, कुछ डिफॉर्मिटी आ गई, तभी हमारे पास आते हैं। इनिशियल में वो मैनेज कर रहे हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। रेगुलरली जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वो बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं वो सीवियर डिफॉर्मिटी के साथ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मेरे पास कोई मरीज आते हैं जिनका उम्र 40-45 है, 50-55 है, तो मैं उनको इंकरेज करता हूं कि अभी जिसमें तकलीफ है आप उसी में करा लीजिए। और क्योंकि अभी जो इम्प्लांट है वो हम लोग कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि 25 साल के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट का। तो जिनका भी ये 60 के आसपास हो गया है, उनको हम उम्मीद करते हैं दोबारा ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जिनका एज थोड़ा कम है, हम लोग कहते हैं कि अगर संभव है तो इंतजार कर लीजिए। हाँ, किसी का हम लोग सब लोगों ने कम एज में भी आर्थराइटिस बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट किया है। वैसी स्थिति में जब कोई उपाय नहीं है, उनका जीना मुश्किल हो रहा है, बाथरूम टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं, तो 45 ईयर्स की उम्र में भी बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किया है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मेरा विदेश का एक्सपीरियंस है, पहली बार मैं सरप्राइज भी था। 25 साल की लेडी का नी रिप्लेसमेंट हो गया था, इसलिए कि उनको इन्फ्लामेटरी आर्थोपैथी था। तो ये कोई एज कोई डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है, जिनको जैसा जरूरत पड़ता है। अगर उनको डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत हो रहा है तो ये सक्सेसफुल ऑपरेशन है। ये बात सही है कि अगर कोई यंग एज के हैं तो शायद उनको दोबारा ऑपरेशन का जरूरत पड़ सकता है। इन्हीं का सवाल था, मैंने बाद में पढ़ा। आई एम 67 ईयर ओल्ड, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एज रिलेटेड कंडीशन है। तो 50, 60, 70, 80 हम सब लोगों ने जिनका ज़्यादा एज हो गया उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है। तो मैंने खुद 94 ईयर्स ऑफ एज में के लोग का ऑपरेशन किया है, हमारे सब कलीग भी। तो एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका मेडिकल कंडीशन अच्छा है, फिट एंड हेल्दी पर्सन है, तो ये ऑपरेशन। और हार्ट का कंडीशन नहीं है तो हम लोग एनेस्थेटिक ओपिनियन ले लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको दिक्कत हो रही है नॉर्मल लाइफ, तो एज एक डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं है, और ऑपरेशन का रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल है। दूसरा सवाल हम ले लेते हैं। इज देयर एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर टीकेआर इफ नी इज पार्शली डैमेज ऑन वन साइड ऑफ वन ऑफ द लेग? यही पर डॉक्टर एस के सिंह, हम लोगों ने इस पर बात भी किया। आपने यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट बताया, शायद उसी पर थोड़ा ये एलेबोरेशन और चाहते हैं। तो इनका सवाल है, एनी अदर ऑप्शन अदर देन टीकेआर इफ नी इज पार्शली डैमेज ऑन वन साइड ऑफ वन लेग? और ऑप्शंस भी होते हैं ऐसे, जैसे बहुत ही एक हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी करते हैं हम लोग, पेशेंट बहुत यंग है
तो हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी करते हैं, जिसमें हम जो इनर साइड जहाँ पे डैमेज हो रहा है उसको ये करके ऑस्टियोटोमाइज करके उसको डाउन कर देते हैं और एक प्लेट लगा देते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जस्ट टू डिले कि हम उस एज तक पहुंचे। अगर सबसे पहले स्टेज में जैसा मैंने कहा, तो हम लैटरल हील रेज देना, उसकी कुछ एक्सरसाइजेस सिखाना पेशेंट्स को, यही सब सारी चीजें करते हैं। अपना लाइफस्टाइल उस समय उसको कहते हैं कि आप सीढ़ियां चढ़ना उतरना कम करिए। जब वो, जैसा कि एक पहला क्वेश्चन भी था सर कि क्या दौड़ने से चलने से फिरने से घुटना खराब होता है, तो कभी नहीं, क्योंकि पूरी हम लोग आर्मी वाले सुबह दौड़ते ही हैं। तो दौड़ने चलने से आपका घुटना हमेशा मजबूत ही रहता है। हाँ ये बिल्कुल। चीजें एक न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा था। पर ये उन लोगों के लिए दौड़ना फिरना, बहुत ज्यादा चलना, बहुत ज्यादा सीढ़ियां उतरना, जिनकी स्टेज काफी एडवांस्ड हो चुकी है। अगर वो चलेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, तो जल्दी ही खराब हो जाएगा उनका, घर में बंद कमरे में बंद हो जाएंगे। तो अर्ली बिल्कुल। स्टेज में अगर ये हो रहा है, तो हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी किया जा सकता है। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम हील रेज और जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं उनसे अगर नहीं संभलता, कुछ एक्सरसाइजेस करके, ये सारी चीजें करके नहीं संभलता है, तो हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी एक प्लान होता है जिसमें हम लोग इसको कर देते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने फिबुला में कट करके भी बहुत सारी प्रूफ की हुई हैं कि फिबुलर प्रॉक्सिमल ऑस्टियोटोमी करने से भी ये डिले किया जाता है आर्थराइटिस को, मीडियल आर्थराइटिस को अर्ली स्टेज में। बाकी डॉक्टर नीरज ने भी बताया कि मीडियल आप इम्यून कंपार्टमेंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सर। बिल्कुल। तो हम लोगों ने लगभग सारा चीज ही डिस्कस किया है उस पे। हाँ बिल्कुल। एक और सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ इन्हें। इन्होंने लिखा है, अभिषेक कुमार, MI6CM। मेरे पापा के ने ही ऑपरेशन, और मेरे सर ने ही ऑपरेशन किया हुआ है। तो हम नहीं जानते हैं किनको वो रेफर कर रहे हैं। इनके पिताजी का नाम तो यहाँ नहीं, खैर कोई बात नहीं है। इनका सवाल है, ऑपरेशन के कितने दिन बाद फिट हो जाते हैं लोग? तो एक एवरेज चलने फिरने में दर्द यूजुअली 4 से 6 हफ्ता में मेजोरिटी पेन किलर बंद हो जाता है। स्ट्रेंथ आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मुझे कोई कहते हैं कि मेरे बाल बच्चे विदेश में हैं, कब जा सकते हैं, तो मेरा सजेशन उनको रहता है कि 2 से 3 महीना जाने के पहले आप ऑपरेशन करवा लीजिए। तो प्लेटफॉर्म पर लंबा चलना है, ये सब में तो दिक्कत नहीं होती है। तो और किसी किसी को हो सकता है थोड़ा 3 महीना के बाद भी, 3 से 6 महीना लगे पूरा थोड़ा डिस्कम्फर्ट जाने में, सुबह का स्टिफनेस, पैरास्टामोल सिंपल टैबलेट लेना पड़ सकता है। तो हम लोग थोड़ा वेरिएबल हैं, लेकिन मेजोरिटी 2 से 3 महीना में मॉर्निंग वॉक, ट्रैवल करने के लिए फिट हो जाते हैं। आपके आपके एक्सपीरियंस में डॉक्टर SK सिंह और कुछ कहना चाहेंगे इसमें? पता नहीं। मेरा सर कहना, मैं हमेशा पहले भी अपने अपने हम लोगों ने यूट्यूब में कहा है कि मैं हाँ, हमेशा इसको कंपेयर करता हूँ एक 9 मंथ बेबी से। तो इट इज ऑलवेज कि ये 9 महीने से 1 साल तक प्रॉब्लम करता है। कर सकता एक है। आप अगर दांत में भरवाते भी हैं, तो आप डेंटिस्ट को कहते हैं कि ये फिट अच्छे से नहीं, कुछ ऊंचा हो गया। तो ठीक। इट इज अ फॉरेन मटेरियल विच इज इनसाइड, तो इट एडजस्टेड विथ टाइम। तो मैक्सिमम अगर आप कहें कि कब आप पेन फ्री होते हैं, तो इट टेक्स ठीक। 1 ईयर, 9 मंथ्स टू 1 ईयर। कि ठीक। इसके बारे में आप नहीं समझिए, पेन फ्री पूरी तरह से, जैसे आप भूल जाते हैं 1 साल बाद कि मेरा घुटना बदली हुआ है। आपसे, बहुत आपके बढ़िया। और यंग में कोई अंतर नहीं होता, एक्सेप्ट कि वो जमीन पे बैठ सकता है। ठीक। आप जमीन पे पालथी नहीं मार सकते, इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ सकते। ठीक। अदरवाइज आपके और उस यंग लड़के में कोई अंतर नहीं होता। आप भी उतना ही दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं नी ठीक। रिप्लेसमेंट के बाद। बट आफ्टर 1 ईयर, 3 मंथ्स पीरियड में हमेशा कहता हूँ कि इनिशियल 3 मंथ्स में आपको स्वेलिंग होती है, किसी किसी को नहीं होती। नहीं होती। हर का अपना बॉडी ये है, अपना न्यूट्रिशन है, उस तरह से रिस्पॉन्स होता है। 2 to 3 मंथ्स किसी किसी को स्वेलिंग ज्यादा आती है, किसी को कम आती है। स्वेलिंग की चीजें कम होने लगती हैं। लेकिन अगर 6 महीने में भी आप लोग 6-7 किलोमीटर चल लेंगे, तो थोड़ी सूजन आती है। वो सब घबराने वाली चीजें नहीं होती है, बिल्कुल। उसको इग्नोर करना, बॉडी एडजस्टिंग। तो ठीक। आप अपना चलना फिरना बंद मत करिए, अपनी बिल्कुल। एक्सरसाइजेस तो कभी नहीं बंद करिए। जो ठीक। एक्सरसाइजेस हम लोग अपनी एडमिशन के दौरान, जो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान सिखाते हैं, वो आपको कुछ गोल्डन एक्सरसाइजेस है जो आपको लाइफ लॉन्ग करनी है, उसकी लॉन्गेविटी बनाने के लिए, कि वो लंबा से बिल्कुल। लंबा चले। बिल्कुल। 25 साल 20 साल चलाने के लिए वो सारी चीजें हैं जिसको आपको करना है। वो एक्सरसाइज करते रहिए। 9 महीने से लेके 8-9 महीने से लेके 1 साल तक के बाद आपको ये घुटना फील ही नहीं होगी मेरे अंदर में कुछ इम्प्लांट है। बिल्कुल। वो बिल्कुल। इम्प्लांट की फीलिंग जाने में आपको 1 ईयर तक का समय लगता है। ठीक। एक सवाल जो पढ़ के मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मन का सवाल है, मुझे लगता था लोग पूछते क्यों नहीं है। इसमें इन्होंने लिखा है, चंदन कुमार TC8Y, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स अवेलेबल फॉर नी रिप्लेसमेंट? इन्हीं का सवाल था।
उसमें इम्प्लांट का एक और सवाल था इनका, क्या मटेरियल, खैर। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लांट अवेलेबल फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट? डॉक्टर नीरज, आप, एक और सवाल है इनका, वन साइड, अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीरज कुमार, आप बोलना चाहेंगे इस पर? हाँ हाँ। डिफरेंट तो टाइप, और थोड़ा सा हम सजेस्ट करेंगे आप इस पर थोड़ा मटेरियल पर भी अगर बोल सकें। हाँ, हाँ। तो इम्प्लांट रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स दो हैं, यूनिलैटरल यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट एंड टोटल नी रिप्लेसमेंट। ठीक। टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम लोग टिबिया, फीमर दोनों में स्पेस बनाते हैं, हड्डी काटने के बाद उसमें बेस प्लेट लगाते हैं, उसके बीच में प्लास्टिक और चक्री जो पटेल उसको रिप्लेस करते हैं। दिस इज टोटल नी रिप्लेसमेंट। जो मटेरियल बना होता है, जो इम्प्लांट मटेरियल बनता है, वो या तो टाइटेनियम का बना होता है या फिर कोबाल्ट एंड क्रोम, दोनों ही जो मेटल्स हैं वो बोन के इलास्टिसिटी से, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है कंपैरिजन होता है। अब प्लस बहुत ही बायोलॉजिकल इम्प्लांट होते हैं, मटेरियल होते हैं, तो वो बॉडी से बहुत कम रिएक्ट करते हैं, और उसके कारण जो सेकेंडरी फॉरेन बॉडी रिएक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है इन मटेरियल से। तो इसको मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। दूसरा होता है कि पॉलीथिलीन, जो हम लोग यूज करते हैं, जो स्पेस जो बीच में लगाते हैं दोनों बेस प्लेट के बीच में, उसको वो बनता है हाईली क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन से। तो उसका जो वेयर रेट वगैरह तो बहुत लेस होता है, लेस 1 mm होता है पर एनम। तो इस बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर नॉर्मल आदमी, बेसिकली हम लोग लॉन्जिविटी कैसे बोलते हैं कि कितने साल तक चल सकता है, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो वेयर होता है पॉलीथीन, हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथीन का, वो बहुत कम होता है, इट्स 1 mm। तो उसके हिसाब से पेशेंट आराम से 20-25 साल निकाल लेगा। तो ये पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है कि नी रिप्लेसमेंट में किस तरह का नी रिप्लेसमेंट करें। तो एक होता है पोस्टीरियर स्टेबलाइज नी रिप्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा होता है क्रूशिएट रिटेनिंग नी रिप्लेसमेंट। ये दो मोस्ट कॉमनली लोग यूज करते हैं। जो हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, वो दोनों तरह के डिपेंड करता है कि किस किस पेशेंट में किस तरह का आप डालना चाहते हैं, वो पेशेंट स्पेसिफिक है। तो आप क्रूशिएट रिटेनिंग में डाल सकते हैं और पोस्टीरियर स्टेबलाइज भी डाल सकते हैं, दोनों तरह के इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं। बाकी और भी बहुत सारे इम्प्लांट्स हैं, जैसे मीडियल मीडियल पिवट नी है, बाइक्रूशिएट रिटेनिंग, बट इनकी जो लॉन्जिविटी स्टडीज है वो उतने फेवरेबल नहीं है। मीडियल पिवट नी की 20 से 25 साल की जो लॉन्ग डेटा जो है हमारे पास, और वो काफी प्रॉमिसिंग है। बट इंडिया में अभी तक मुझे वैसा कोई इम्प्लांट सप्लायर मिला नहीं जो कि सप्लाई करता हो मिडिल पिवट नी। तो मोस्ट कॉमनली हम लोग पोस्टीरियर स्टेबलाइज्ड या फिर हम लोग क्रूशिएट रिटेनिंग टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। बाकी यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि सिर्फ हम लोग या तो अंदर की तरफ का घुटना या फिर बाहर की तरफ का घुटना रिप्लेस करते हैं। मटेरियल सेम रहता है, आपको जो बेस प्लेट होता है वो टाइटेनियम या कोबाल्ट क्रोम का बना रहेगा, और जो प्लास्टिक होता है वो हाईली क्रॉसलिंक, अल्ट्रा हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन से बना होता है। बिल्कुल। और लॉन्जिविटी भी, जो दोनों की जो लॉन्जिविटी है वो मोर और लेस सेम है, 20 से 25 साल आराम से चलता है। तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो यही हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो इम्प्लांट्स अवेलेबल है, ठीक। ये तो। और कुछ जोड़ना चाहेंगे आप, डॉक्टर इसके सिंह? सर हाँ, उन्होंने तो डॉक्टर नीरज ने अच्छे से कवर किया सर। बहुत अच्छा कवर किया। हाँ। सी आर और पीएस नहीं होती हैं। जो बिल्कुल। मीडियल पिवोट सिस्टम है सर, वो काइनेमेटिक्स पे थे। हम लोग जो करते हैं वो पूरा मैकेनिकल हाँ। नी रिप्लेसमेंट जो एक्सेप्टेड है और बहुत ही पुराना है सर। हाँ। तो मैंने एज अ आर्मी में जब था तो डीजीओ किया सर, जो मीडियल पिवोट पे है। उसमें बिल्कुल। हम लोग टीबियल प्लेट को थोड़ा इंटरनली रोटेट करते हैं, अच्छा। क्योंकि हर एक्सिस पे काइनेमेटिक जब नी मूव श्योर। करता है तो हर एक्सिस चेंज करता है। तो बिल्कुल। डायनेमिक काइनेमेटिक्स बेस्ड जो है मीडियल पिवोट, हम्म। तो हम लोगों ने यूज किया। बाद में तो फौज से चला गया। बाकी डीजीओ शायद सिविल में नहीं आई होगी हिंदुस्तान में, बिल्कुल। पर बिल्कुल। हम लोगों ने किया है सर। अच्छी अच्छी इम्प्लांट थी सर। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हर तरह के इम्प्लांट हैं अभी। और भी लॉन्जिविटी की जहाँ तक बात है, ऑक्सीनियम इम्प्लांट, ओपुलेंट इम्प्लांट, जिसमें कि आप गोल्ड नी करके नाम से आती है, ठीक। ऑक्सीनियम को डायमंड नी बोलते हैं। तो ये सब इम्प्लांट में रिएक्शन कम होता है, क्योंकि ये बिल्कुल। टेस्टेड होती है पहले।
हाँ, जब नी रिप्लेसमेंट आई थी तो हम लोग मेटल की टेस्ट करते थे। करते थे। बिल्कुल। वो टेस्ट के कि उसको एलर्जी तो नहीं उस मेटल से, हाँ, फिर वो सारी चीजें होती थी। वो आज भी शायद यूएस वगैरह बाहर की कंट्रीज में होती हैं। और होती है। हम लोग जो यहाँ पे करते हैं ये थोड़े से जो मॉलिब्डेनम और ये सारी चीजों से मिक्स जो गोल्डनी बनता है या फिर ऑक्सीजन इम्प्लांट्स, इसमें रिएक्शन कम होता है। स्किन बिल्कुल। रिएक्शन जैसे किसी किसी को खुजली होना, ऊपर में दाने दाने निकलना जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद किसी किसी को होता है, पर वो लाखों में एक हाँ, इस और तरह भी। का है। हम्म, अदरवाइज ये सारे इम्प्लांट टेस्टेड हैं, कोबाल्ट क्रोम है या जो भी है, जो हर मतलब इंडियन फ्रेंडली हैं। तो हम लोग जनरली वाइट बेस पे हम लोग कोई इम्प्लांट टेस्ट नहीं करते, मेटल टेस्ट नहीं करते पेशेंट का बिफोर बिल्कुल। इम्प्लांटिंग दिस बिल्कुल, आपने बहुत रिप्लेसमेंट्स। अच्छा डिटेल कवर किया। एक अगर दिखाई पड़े तो ये किसी पेशेंट का इम्प्लांट निकला हुआ है जो कि कहीं और लगा था। ये फीमर का है इम्प्लांट, इसको बोलते हैं, जैसा पोस्टर स्टेबलाइज इम्प्लांट जैसा उन्होंने बताया। टीबिया के ऊपर ये प्लास्टिक लगता है और नीचे में मेटल प्लेट, दोनों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लास्टिक, जैसा डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया, हाईली क्रॉस लिंक पॉलीथीन होता है और इसका एक्सपेक्टेड वियर है 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर पर ईयर। तो उस हिसाब से ये 20-25 साल से ज़्यादा लास्ट करना चाहिए और करता भी है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस के सिंह ने टच किया गोल्ड प्लेटेड। तो दो मेटल से एलर्जिक रिएक्शन डॉक्यूमेंटेड है, एक निकल से मेन है। तो निकल यूज होते थे, जो चीप ज्वेलरी है उसमें यूज होते थे। तो किसी को अगर चीप ज्वेलरी यूज किए हैं कोई टीन एज में, उससे एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, तो इंडिकेशन टेस्ट कराने के बाद गोल्ड प्लेटेड इम्प्लांट यूज किया जा सकता है। वहाँ एक इंडिकेशन है ऐसे, और बहुत कम है। डॉक्टर साहब ने जिरकोनियम का भी टच किया, वो प्रॉमिसिंग है और आगे रिजल्ट आ सकता है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वेल फिक्स्ड इम्प्लांट है, इसमें ये फेरस मटेरियल नहीं होता है, इसलिए अगर वो एक बार ऑपरेशन हो गया, इम्प्लांट वेल फिक्स्ड है, तो टिटेनियम कॉम्पेटिबल होता है। टिटेनियम के कारण आर्टिफैक्ट मेटल होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। ये सवाल बहुत बार आता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ तो एमआरआई नहीं हो सकता। ये धारणा गलत है। अलग अलग जॉइंट अलग अलग, और अगर स्टेनलेस स्टील भी हुआ है तो भी अलग अलग। अगर वेल फिक्स्ड बोन है, वेल फिक्स, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। लेकिन ये एक बार आप डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए अगर इस पे आपको कोई कंसर्न है। और हम लोग अभी थोड़ा सा टाइम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या हम लोग घुटना के रिप्लेसमेंट में, डॉक्टर एस के सिंह, पहले आप कुछ और चीज़ जो पेशेंट, आपके एक्सपीरियंस से पेशेंट सवाल पूछते हैं, आप चाहते हैं उनको बताना, तो बताएंगे? कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं सर, हम लोगों ने तो लगभग सारी चीजें की हैं। पेशेंट से हमारा यही रहता है कि पेशेंट सारी चीजों को समझे। बिल्कुल। काउंसलिंग जो भी क्वेश्चन उसको जानने का हक है, जो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं बताना। और बिल्कुल। पेशेंट की चॉइस होती है कि वो क्या इम्प्लांट, हर इम्प्लांट हम उनको डिटेल्स में बताते हैं। वो बिल्कुल। भी अपनी स्टडी कर सकते हैं, उनके परिवार में आते हैं तो बताते हैं ऐसा लगा है वैसा लगा है। तो ये चीजें पूछना कि कॉस्ट कितना है, किसका क्या है, उससे बेहतर देखें कि कौन सी चीजें अच्छी हैं, क्या है, उनको चुने। हम्म, और क्या समय लगता है, कितना टाइम, जो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस ही किया कि इसमें कितना समय तक पेन रहता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें पहले समझें। ऑपरेशन के कितने देर बाद आप चलने लगते हैं, कब आपको बाथरूम टॉयलेट जाना है, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है और वो सारी चीजें फॉलो करिएगा जो हम लोग बताते हैं। तो ये इम्प्लांट हम आपके साथ हैं, आपके अच्छे गुड हेल्थ के लिए ही हम लोग हमेशा विश करते हैं कि बिल्कुल। आपका लाइफ एकदम अच्छे से, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अच्छे से कटे और हम लोग उसके पार्ट बने। तो हमें भी खुशी होती है कि आप सारी बिल्कुल। चीजें अच्छे से आज कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज कुमार, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? मरीज को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नॉर्मली लोग ये समझता है कि नी रिप्लेसमेंट एक कॉस्टली अफेयर है, और प्लस वो एक नी रिप्लेसमेंट से आपको एक नया घुटना नहीं मिलेगा। नी नी रिप्लेसमेंट का एक ही पर्पस होता है कि आप बिना दर्द के चल पाए। एक ही बिल्कुल। इंडिकेशन है कि पेन, आपका दर्द खत्म होता है। आपका ऐसा नहीं कि आपको एक बिल्कुल नया घुटना मिल गया है जिसपे आप हर चीज कर सकते हैं। आप उस पे स्क्वाट नहीं कर सकते हैं, आप नीचे पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं, लिमिटेशंस हैं। बट ये एक सक्सेसफुल सर्जरी है, और ये रिप्रोड्यूसिबल सर्जरी है, जो कि हम लोग बार बार इसको रिप्रोड्यूस किए हैं। आउटकम अच्छा है, और लोगों को
जितनी जल्दी आप आएंगे बिना डिफॉर्मिटी के, आपका आउटकम उतना बेहतर होगा। जितना आप वेट करेंगे, जितना लेट सर्जरी होगा, उससे कॉम्प्लिकेशंस कंपोनेंट्स ज्यादा बढ़ेंगे, तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगा, आउटकम उतना ही पुअर होता है। तो जो सेटिस्फैक्शन रेट जो बताते हैं मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन में कम है, क्योंकि वो काफी एडवांस स्टेज आर्थराइटिस में आते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जैसे ही आपको नी पेन हो, जी आर्थराइटिस हो, जी। तो गेट जल्दी से आप नी रिप्लेसमेंट कराइए, वो आपके लिए आउटकम ज्यादा बेटर देगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा कवर किया आपने। और मुझे नहीं लगता मुझे कुछ जोड़ने की जरूरत है। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, घुटना के रिप्लेसमेंट के बाद मूवमेंट लाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो जो आपके सर्जन हैं वो चाहेंगे कि 2 3 4 हफ्ता में पूरा मूवमेंट ले आए, तो उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और एक बार मूवमेंट आ गया तो फिर मसल स्ट्रेंथ हम लोग बाहर कर सकते हैं। मेरे पास अगर कहीं और से इलाज करा के आते हैं 2 3 महीना के बाद मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो उस समय फिर मूवमेंट लाना मुश्किल होता है। इसलिए जो हम आपके जो सर्जन हैं वो सलाह करते हैं कि 2 3 4 हफ्ता में पूरा मूवमेंट ले आए। तो हमारे फिजियोथेरेपी के गाइडेंस में आप एक्सरसाइज करके एक बार ले आए आगे, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको कभी तकलीफ होगी। यही बताना चाहते हैं कि पूरे दुनिया भर में सबसे फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑपरेशन है, क्योंकि इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट में इसका बहुत रोल है। दर्द का जवाब नहीं पड़ता है। और अच्छी जगह, अगर आप अच्छी जगह ऑपरेशन कराते हैं हमारे हॉस्पिटल कोई भी अच्छे सेंटर में जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इलाज करते हैं, तो फिर उसमें आगे दिक्कत नहीं होती है। इसलिए डॉक्टर का सिलेक्शन और उनके एडवाइस फॉलो कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आगे आपको शिकायत नहीं होगा। एक सवाल जो मेरे नज़र में है, वीना सरदाना इनका है, ये लिखे हैं 71 ईयर्स ऑफ एज। इनका जवाब हम देना चाहते हैं बहुत शॉर्ट में, लेकिन इन्होंने अच्छी बात लिखी है। एक सवाल है, फेबिंग पेबल्स अंडर माई फीट एंड टिंगलिंग इन माई फीट, कॉज 71 ईयर, नॉट डायबिटिक। आपने, आपका एज 71 है। आपने देखा होगा अगर छोटे बच्चे का सोल अगर देखे तो वहां हम लोग को ऊपर वाले ने काफी मोटा फैट पैड दिया हुआ है। और जैसे जैसे एज होता है फैट पैड घटता चल जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और खाली पैर चलने पर लगता है कि पत्थर पर चल रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए, और टिंगलिंग ऑफ द फीट में लिखा है जो कि एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। आपने क्लियर कर दिया कि आप डायबिटिक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी नर्व का सिम्टम स्पाइन से रिलेटेड हो सकता है, कभी कभी नर्व इंट्रैपमेंट फुट में भी होता है जिसको मोटर न्यूरोमा बोलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। अभी मैं इतना सजेस्ट करूंगा आपका, अगर आप आना चाहते हैं आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको, आप संतुष्ट होंगे। लेकिन तब तक आप कोशिश करें कि वेल पैडेड सोल, जिसे स्पोर्ट्स शूट है, घर के बाहर चलते हैं स्पोर्ट्स शू, घर में चलते हैं तो मोटा होल वाला लेके चल सकते हैं। हमारे फिजियो आपको एक्सरसाइज बताएंगे। अगर पूरा नहीं क्योर कर सके तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ फायदा होगा। अभी तो इतना ही हम बोल सकते हैं। कोई और एक सवाल? ओस्टियोपोरोसिस पर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर नीरज कुमार ने काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है। हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इसका, और इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। WHO इसका स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इलाज में। और डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लांट पर हो गया है हम लोग। हम लोगों ने, आई थिंक मेरे कलीग ने टेक होम मैसेज हम लोगों ने एक तरह से बता दिया है। और इसलिए मेरा 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 सजेशन यही है, अगर आपको घुटने में तकलीफ है और आपको उसका, उसके कारण आपका लाइफ इम्पेयर हो रहा है, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, टहल नहीं पा रहे हैं, परिवार के साथ घूमने नहीं जा पा रहे हैं, आपको कहीं तीर्थ स्थान पर जाना है आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन है। और ऐसा नहीं है कि हर घुटना का दर्द में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप अच्छे स्थान पर, मैदानता में बहुत जगह है, वहाँ भी आप आ सकते हैं। और हम लोग जैसा आपका ज़रूरत है उस हिसाब से एडवाइस कर सकते हैं। इसलिए हम, और आज के ज़माने में एनेस्थीसिया और ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है। इसलिए मन से डर निकाल के हमारे डॉक्टर साहब को अप्रोच कीजिए। कोई भी डॉक्टर साहब जिन पर आप भरोसा करते हैं उन पर अप्रोच कीजिए। आई एम श्योर कि आप उससे खुश होंगे। यही कहना चाहता हूँ। आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद मेरे कलीग। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय कलीग्स फॉर गिविंग द टाइम। आगे भी ऐसा हम लोग बनाते रहेंगे। आप अपना सवाल भेजते रहिए। माफ़ी चाहता हूँ अगर सबका सवाल हम नहीं ले पाए आज, तो फिर हम लोग ये वीडियो बनाएंगे हमारे मार्केटिंग टीम मेदांता की तरफ से। आप सब लोग को बहुत बहुत प्रणाम मेदांता की तरफ से।